अध्याय 255 फ्लडिंग लेक सिटी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ये सही है, मैं एक पशु प्रशिक्षक हूँ, नकुल शॉ ने लापरवाही से जवाब दिया, क्योंकि उसने बेशर्मी से यह उपाधि ले ली थी। चाचा दया और उपस्थित भीड़ ने पहले ही 80-90% तक यह मान लिया था कि वह एक पशु प्रशिक्षक था। आखिरकार उन्होंने नकुल शॉ को व्यक्तिगत रूप से आसमानी तीव्र निगल को नियंत्रित करते हुए और सातवें आकाश में मौजूद ग्रे कैट ईगल को दबाते हुए देखा था। काले वस्त्रों में युवक अनुज के भीतर संदेह पैदा हुआ, ये देहाती बच्चा अचानक एक सम्मानित पशु प्रशिक्षक बन गया है। ये बहुत अविश्वसनीय है। छतरी महान देश बहुत बड़ा था और इस प्रकार बड़ी संख्या में उड़ने वाले जानवरों की आवश्यकता थी। कोई व्यक्ति कितना भी तेज क्यों ना हो, यहाँ तक कि सच्ची आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ भी हजारों मील लंबी यात्रा के बाद थक जाएगा। इसलिए हर विशेषज्ञ के पास एक उड़ने वाला पालतू जानवर होता था। पहले आया सुनहरे वस्त्रों वाला व्यक्ति के पास एक 4 पंखों वाला उड़ने वाला बादल तेंदुआ था, जिसका उपयोग युद्ध और यात्रा दोनों में किया जा सकता था। हजारों मील पैदल चलना कितना थकाऊ और निराशाजनक होगा। सब मिलाकर छतरी महान देश में उड़ने वाले पालतू जानवर दुर्लभ थे और कुछ जगहों पर उनके लिए लड़ाई होती थी। इसका मतलब था कि छतरी महान देश में पशु प्रशिक्षकों का अत्यधिक स्वागत था। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस व्यवसाय वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, सरणी रचनाकारों और गोली निर्माताओं से भी कम। इसलिए जब नकुल शॉ ने पुष्टि की कि वह एक पशु प्रशिक्षक था, तो चाचा दया की आंखें उत्साह से चमक उठीं। तो तुम एक पशु प्रशिक्षक हो? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास इतना बुद्धिमान और प्यारा पालतू जानवर है। अंशिका की चमकदार आंखों की जोड़ी ने प्रशंसा से नकुल शॉ की ओर देखा। तीनों में से केवल अनुज का भाव मंद और संदिग्ध था। एक सामान्य स्थिति में वह भी मान लेता, लेकिन इस तथ्य के कारण कि वह नकुल शॉ को नापसंद करता था, वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। चाचा दया, बहन अंशिका, मैंने इतने कम उम्र के पशु प्रशिक्षक के बारे में कभी नहीं सुना है। अनुज ने इस तरह से पूछा जो नकुल शॉ के खिलाफ था। अनुज, असभ्य मत बनो, चाचा दया ने डांटा और अनुज को उसके वाक्य के बीच में ही टोक दिया। छोटे परिवारों के पास पशु प्रशिक्षक नहीं होते थे और उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता था। उदाहरण के लिए, ओवरलुकिंग मिस्ट टाइगर परिवार के पास कुछ शुरुआती पशु प्रशिक्षक थे जो उनके पालतू जानवरों के भोजन और उपचार की देखभाल करते थे, लेकिन उनके लिए याव जानवरों को पालतू बनाना बेहद मुश्किल था। ओवरलुकिंग मिस्ट टाइगर परिवार में एक बार एक पेशेवर पशु प्रशिक्षक था, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं रुका और जल्द ही अन्य परिवारों द्वारा काम पर रखा गया। मुझे किसी को अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं है। नकुल शॉ ने अनुज की ओर देखा, उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली ने किनारे पर सिर हिलाया और अपने पंजे हिलाए, मानो कह रही हो कि उसका मालिक सही था। ये देखकर चाचा दया और अंशिका ने इस पर और भी ज्यादा विश्वास किया। अनुज अभी भी थोड़ा संदिग्ध था, लेकिन उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। अगर नकुल शॉ पशु प्रशिक्षक नहीं होता, तो वह अपनी मामूली छठे आकाश की खेती के साथ आसमानी तीव्र निगल का मालिक कैसे हो सकता था? पशु प्रशिक्षक बड़े भाई, क्या हमारा पहले वाला सौदा अभी भी मान्य है? अंशिका की आंखों में धूर्तता झलक उठी। चाचा दया मुस्कुराए, पहले हुए समझौते के अनुसार यदि छोटी चोर बिल्ली हमारे साथ जाना चुनती है, तो तुम उसे नहीं रोकोगे। बेशक सौदा अभी भी मान्य है, लेकिन एक पशु प्रशिक्षक से एक पालतू जानवर को दूर ले जाना आसान नहीं है। नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराया। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर कूद गई क्योंकि उसने अपनी पूंछ हिलाई, एक गर्वित चेहरे के साथ अंशिका के लुभाने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। इस परिणाम ने चाचा दया को आश्चर्यचकित नहीं किया। अगर छोटी चोर बिल्ली को नकुल शॉ से इतनी आसानी से दूर किया जा सकता था, तो बाद वाला पशु प्रशिक्षक की उपाधि को धूमिल कर देगा। चाचा दया ने आह भरी और सुझाव दिया, ये कैसा रहेगा? अंशिका को 100 दिन का समय दो। इसके अलावा तुम एक पशु प्रशिक्षक हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इस प्रक्रिया में अन्य तरीकों का उपयोग करोगे। बेशक मैं नहीं करूंगा, लेकिन 100 दिन का समय। नकुल शॉ ने जानबूझकर संकोच किया। अब तक उसका आधा ही कार्य पूरा हुआ था। हे, क्या छोटा मित्र टाइगर परिवार की एक लड़की को नहीं ढूंढ रहा है? हमारा गंतव्य 7 सहायक परिवारों में से एक है, फ्लडिंग लेक सिटी का टाइगर परिवार। चाचा दया हंसे और कहा, फ्लडिंग लेक सिटी टाइगर परिवार। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा, उसे आखिरकार टाइगर परिवार के उच्च सोपानों से मिलने का मौका मिला था। फ्लडिंग लेक सिटी टाइगर परिवार एक शक्तिशाली शक्ति है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो छोटे मित्र के लिए उस व्यक्ति को ढूंढना बहुत आसान होगा।
मेरी जानकारी के अनुसार फ्लडिंग लेक सिटी टाइगर परिवार के पास एक अधिक पूर्ण परिवार वृक्ष है जो तुम्हारे लिए उस व्यक्ति को ढूंढना आसान बना देगा। चाचा दया ने जारी रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि नकुल शॉ थोड़ा हिल गया था। चाचा दया पहले से ही जानते थे कि नकुल शॉ और आर पार जाने वाले आकाशपोत पर किसी को ढूंढ रहा था। ठीक है, नकुल शॉ ने सिर हिलाया। महान। अंशिका खुशी से कूदने से खुद को रोक नहीं पाए और छोटी चोर बिल्ली के साथ खेलना शुरू कर दिया। चाचा दया ने एक सांस छोड़ी। अगर वह एक ऐसे पशु प्रशिक्षक के साथ संबंध बना सकता था जिसमें क्षमता थी, तो यह ओवरलुकिंग मिस्ट टाइगर परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जैसे ही नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में आत्मसंतुष्टि देखी जा सकती थी। जिस क्षण नकुल शॉ ने पशु प्रशिक्षक की उपाधि ली, वह इस पहचान का उपयोग करके चाचा दया और साथियों के निशान पर जाना चाहता था। जिस चीज़ ने नकुल शॉ को और भी अधिक भाग्यशाली बना दिया, वह ये थी कि उनके पास टाइगर परिवार के साथ सहायक परिवारों में से एक में प्रवेश करने का मौका था। यह उस व्यक्ति को ढूंढने में उसके लिए एक बड़ी मदद थी। इस वजह से नकुल शॉ ने छोटी चोर बिल्ली को उसकी मदद के लिए 100 निम्न श्रेणी के आदिम स्फटिक पत्थर दिए। अगर छोटी चोर बिल्ली नहीं होती तो नकुल शॉ शायद इतनी आसानी से टाइगर परिवार से नहीं मिल पाता। उनसे बातचीत करने से केवल संदेह ही पैदा होता। साथ ही नकुल शॉ ने अपने दिल में शिकायत की, गुरु, तुमने मुझे जो जानकारी दी है वह बहुत कम है। टाइगर नाम के कई 100 परिवार हैं और माधुरी नाम के भी अनगिनत लोग हैं। वास्तव में नकुल शॉ ने प्रथम बुजुर्ग को गलत ठहराया था। प्रथम बुजुर्ग कभी छत्री महान देश नहीं गए थे और उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी भी नहीं जानते थे। उनके बीच का रिश्ता भी बहुत पहले हुआ था। प्रथम बुजुर्ग का असली उद्देश्य नकुल शॉ को सुरक्षित रखना और उसकी सुरक्षा की गारंटी देना था। पूर्व को 13 देशों के भीतर की स्थिति के बारे में ज्यादा उम्मीद नहीं थी। क्रोध की नदी को पार करने के बाद नकुल शॉ और चाचा दया और साथी आधिकारिक तौर पर एक साथ हो गए थे। हालांकि चाचा दया एक शाखा परिवार के बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी संख्या में क्रोध की नदी को पार नहीं किया था। हर 5 साल में ओवरलुकिंग मिस्ट प्रांत का टाइगर परिवार 1 या 2 प्रतिभाशाली को सहायक परिवार के लिए सुझाएगा। चाचा दया ने प्रक्रिया को नहीं छिपाया। नकुल शॉ ने समझ का भाव दिखाया। ये सिफारिशें वैसी ही थी जैसी उसे हरे पत्तों के गांव में मिली थी। उस समय उसे और अरुणा शॉ को सूर्यपंख शहर के शॉ परिवार के लिए सुझाया गया था, लेकिन वे अलग अलग रास्ते पर चले थे। अंशिका और अनुज दोनों को उच्च स्तरों के लिए सुझाया गया था। वे नकुल शॉ से कितने मिलते जुलते थे। इसके अतिरिक्त नकुल शॉ बता सकता था कि अंशिका की प्रतिभा अनुज की तुलना में कहीं अधिक थी, जिसका अर्थ था कि उन दोनों का जीवन पूरी तरह से अलग होगा। भले ही अनुज की प्रतिभा खराब नहीं थी, ये केवल मयंक के बराबर थी। चाचा दया ने हल्के से अपने आध्यात्मिक पालतू बैग पर थप्पड़ मारा और एक बड़ा चील, जिसके पंखों का फैलाव लगभग 10 गज था, दिखाई दिया। नकुल शॉ के पास आध्यात्मिक पालतू बैग नहीं था, इसलिए वह केवल ईर्ष्यालु हो सकता था। ऊपर आओ। चाचा दया ने चील को थपथपाया और समूह को ऊपर चढ़ने दिया। खेती के मामले में इस हरे चील ने 7वां आकाश हासिल कर लिया था, लेकिन गति और दुर्लभता के मामले में यह नकुल शॉ के आसमानी तीव्र निगल जितना अच्छा नहीं था। हालांकि इसका शरीर का आकार बेहतर था और इसलिए यह अधिक लोगों को ले जा सकता था। इस संबंध में इसका आसमानी तीव्र निगल पर एक फायदा था। फ्लडिंग लेक सिटी टाइगर परिवार क्रोध की नदी से बहुत दूर नहीं था। दूरी क्लाउड देश के लगभग आधे के बराबर थी। रास्ते में भागती हुई धाराओं और पहाड़ों ने नकुल शॉ की आंखें खोल दीं। यहाँ स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई नश्वर दुनिया की तुलना में बहुत अधिक सघन थी। 10 में से एक व्यक्ति पहले से ही उन्नत क्षेत्र में था। आकाश में कभी कभी उड़ने वाले जानवर और सच्ची आत्मा क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों के आंकड़े दिखाई देते थे। चाचा दया को यह असामान्य नहीं लगा। सच्चे मानव पद के सामान्य विशेषज्ञ हर जगह देखे जा सकते थे। केवल सच्चे मानव पद से ऊपर वाले दुर्लभ थे। सच्चे स्वामी पद अपने हाथों से बादलों को पलट सकते थे और सभी प्रमुख व्यक्ति थे। कई दिनों बाद हरा चील एक झील वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गया। फ्लडिंग लेक छत्री महान देश में थोड़ा प्रसिद्ध था। यहाँ कुछ दर्जन गुट और परिवार थे जो उच्च रैंक वाले थे। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने इस क्षेत्र को स्कैन किया और पाया कि स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई और भी शुद्ध थी और कीमती संसाधनों के दिखाई देने की संभावना और भी अधिक थी। फ्लडिंग लेक सिटी में टाइगर सहायक परिवार 3 सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। फ्लडिंग लेक सिटी सीधे आगे है। चाचा दया पहले भी कई बार यहाँ आ चुके थे और उन्होंने नकुल शॉ को समझाया।
वास्तव में नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने पहले ही फ्लडिंग लेक सिटी को आगे देख लिया था। उसने इसकी संरचना भी देखी थी। पूरी फ्लडिंग लेक ने दिल का आकार बनाया। अंदर की ओर घुमावदार हिस्सा लगभग झील के केंद्र में था। फ्लडिंग लेक सिटी द्वीप के केंद्र में थी। जैसे ही हरा चील फ्लडिंग लेक सिटी में उड़ा, चाचा दया और साथी शांत और सतर्क हो गए। फ्लडिंग लेक सिटी के शीर्ष पर अर्धचरम आत्मा क्षेत्र या सच्चे मानव पद से संबंधित शक्तिशाली आभाएं कभी कभी उड़ती थीं। अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से नकुल शॉ इस हलचल भरी जगह की तुलना 13 देशों से करने से खुद को रोक नहीं पाया। बाद वाला वास्तव में सिर्फ एक देहाती इलाका था। फ्लडिंग लेक टाइगर परिवार शहर के पूर्वी तरफ स्थित था और बड़ी मात्रा में भूमि का प्रभारी था। फ्लडिंग लेक सिटी में प्रवेश करने का एक नियम था। बड़े उड़ने वाले जानवरों को आध्यात्मिक पालतू बैग के अंदर रखना पड़ता था। उन्हें शहर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। चाचा दया ने चुपचाप चील को दूर रखा और जमीन पर उतर गए, शहर की ओर आगे बढ़े। नकुल शॉ थोड़ा उदास था। उसके पास आध्यात्मिक पालतू बैग नहीं था और न ही वह एक खरीद सकता था। रुको! कुछ गार्ड उड़ गए और नकुल शॉ को रोक लिया। उसका आसमानी तीव्र निगल एक बड़ा उड़ने वाला पालतू जानवर माना जाता था क्योंकि यह कई गज लंबा था और अंदर दूसरों को परेशान करेगा। हवा में उड़ने वाले जानवरों पर बैठे कई गार्ड थे। उनकी ताकत 5वें से 7वें आकाश तक थी और नेताओं ने अर्धचरम आत्मा क्षेत्र तक पहुंच लिया था। नकुल शॉ के पास 2 विकल्प थे। एक, आसमानी तीव्र निगल को बाहर छोड़ दें, लेकिन इस विकल्प का मतलब था कि अन्य विशेषज्ञ इसे चुरा सकते थे। 2, शहर के अंदर जाने का विचार छोड़ दें। अध्याय 256 व्यवहार करो। नकुल शॉ ने आह भरी। यह उसका यहाँ पहला समय था और वह कुछ नहीं जानता था और न ही इन भूमियों से परिचित था। इसलिए वह आसमानी तीव्र निगल को बाहर छोड़ने के लिए ही बाध्य था। उसने आसमानी तीव्र निगल को हवा के बीच में छोड़ने का फैसला किया और केवल अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से उस पर नजर रख सकता था। ठीक इसी समय चाचा दया बोले, मेरे सम्मानित महानुभावों, प्रत्येक शहर के नियमों के अनुसार पशु प्रशिक्षकों को अपने पालतू जानवरों को शहर के अंदर ले जाने की अनुमति है। किसी भी दुनिया में नियम कितने भी सख्त क्यों न हो, हमेशा विशेष अधिकार वाले लोगों की एक छोटी संख्या होगी। उदाहरण के लिए, जब कोई सच्चे स्वामी पद तक पहुंच जाता है, अगर वे अपने पालतू जानवरों के साथ शहर में सवारी करना चाहते हैं तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। उनके लिए नियम बेकार थे। पशु प्रशिक्षक भी लोगों का एक विशेष समूह थे क्योंकि छत्री महान देश के भीतर उनकी संख्या बेहद कम थी। इसके अलावा पशु प्रशिक्षकों के पास आमतौर पर अधिक जानवर होते थे और आध्यात्मिक पालतू बैगों की संख्या पर्याप्त नहीं हो सकती थी। इसलिए हर शहर उनकी देखभाल करेगा। पशु प्रशिक्षक। अर्धचरम आत्मा क्षेत्र में प्रमुख गार्ड ने नकुल शॉ की ओर संदेह से देखा। अन्य गार्डों को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। फ्लडिंग लेक सिटी छत्री महान देश का एक विशाल शहर था और शहर के भीतर स्पष्ट रूप से कई पशु प्रशिक्षक थे, लेकिन ये पशु प्रशिक्षक सभी कुछ प्रसिद्धि वाले थे और गार्ड उन्हें पहचानते थे। उनके सामने एक आंखों वाला आसमानी बालों वाला युवक दुष्ट और बुरा लग रहा था। चाहे आप उसे कैसे भी देखें, वह पशु प्रशिक्षक जैसा नहीं लग रहा था। हा, फ्लडिंग लेक क्षेत्र में एक युवा पशु प्रशिक्षक कब आया? ये व्यक्ति थोड़ा सीखना चाहेगा। एक उत्साहित हंसी सुनाई दी। जैसे ही वाक्य समाप्त हुआ, एक बैंगनी बख्तरबंद युवक आशीष एक 2 सिर वाले लाल पक्षी की सवारी करते हुए उड़ गया। युवा स्वामी आशीष, नेता आशीष। गार्डों ने इस नवागंतुक का सम्मानजनक भावों से स्वागत किया। ये बैंगनी बख्तरबंद युवक भी अर्धचरम आत्मा क्षेत्र में था, लेकिन उसकी आभा चाचा दया की तुलना में और भी मजबूत थी। उसकी सच्ची आत्मा की QE 60% तक पहुंच गई है। नकुल शॉ थोड़ा हिल गया। ये चाचा दया थे जिन्होंने तुरंत इस युवक को पहचाना, युवा स्वामी आशीष। बैंगनी बख्तरबंद युवक ने चाचा दया का निरीक्षण किया और महसूस किया कि वे थोड़े परिचित थे। तुम? चाचा दया ने तुरंत उन्हें अपनी पहचान बताई। ओह, तो यह ओवरलुकिंग मिस्ट टाइगर परिवार से शाखा परिवार है। मैं लगभग भूल गया था। यह शाखा परिवार द्वारा अपनी सिफारिशें भेजने का साल का समय है। युवा स्वामी आशीष को आखिरकार याद आया। अतीत में जब चाचा दया ने शाखा परिवार के शिष्यों को फ्लडिंग लेक टाइगर परिवार में भेजा था, तब उन्होंने इस युवा स्वामी को देखा था। परिचय के माध्यम से नकुल शॉ को पता चला कि यह युवा स्वामी आशीष टाइगर परिवार के प्रमुख का सौतेला बेटा था और युवा पीढ़ी में उत्कृष्ट था। यह नकुल शॉ है, एक पशु प्रशिक्षक जिससे मैं अभी मिला हूं, जो फ्लडिंग लेक सिटी तक हमारे साथ आया है। चाचा दया ने नकुल शॉ का परिचय कराया। युवा स्वामी आशीष ने हल्के से सिर हिलाया। नकुल शॉ के पशु प्रशिक्षक होने को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इस युग में
पशु प्रशिक्षकों का अत्यधिक स्वागत था और ऐसे मामले थे जहां लोग एक होने का ढोंग करते थे। इतने कम उम्र के पशु प्रशिक्षक से मिलकर मुझे सम्मान मिला। संयोग से मेरे 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी का रवैया बहुत अराजक लगता है। क्या पशु प्रशिक्षक नकुल थोड़ी मदद कर सकते हैं? जैसे ही आशीष के शब्द समाप्त हुए, उसके नीचे के 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी ने चीख मारी और लपटों की एक लहर दिखाई दी। आशीष को 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी की पीठ से मजबूरन उतरना पड़ा। नकुल शॉ अपने दिल में ठंडा हंसा। यह आशीष एक अभिनेता था जिसने जानबूझकर 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी को गुस्सा दिलाया था ताकि उसे परेशानी हो। हर कोई देख सकता था कि पक्षी के क्रोधित होने का समय बहुत ही संयोगवश था। चाचा दया और साथी कुछ कहना चाहते थे लेकिन खुद को रोक लिया। आखिरकार, अगर नकुल शॉ एक सच्चा पशु प्रशिक्षक था, तो इस तरह की रोजमर्रा की समस्याएं हल करने योग्य होनी चाहिए। इसके अलावा, वे नकुल शॉ की पशु प्रशिक्षण शक्तियों को देखना चाहते थे। जरूर, हालांकि मैं इसे मुफ्त में नहीं कर रहा हूं। नकुल शॉ ने गुस्से में आए पक्षी की ओर देखा और शांति से कहा। एक इनाम। हर कोई रुक गया। इस नकुल शॉ का इलाज करना आसान नहीं था लेकिन सच्चे पशु प्रशिक्षक भी नहीं थे। जब तक तुम मेरी छोटी लाल लपटों को शांत कर सकते हो, मैं किसी भी आवश्यकता को पूरा कर सकता हूं, आशीष ने आत्मविश्वास से कहा। नकुल शॉ ने तुरंत आशीष से टाइगर परिवार की एक लड़की को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। कोई दिक्कत नहीं, आशीष ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसकी छोटी लाल लपटें उसकी इच्छा से क्रोधित हो गई थीं। अगर नकुल शॉ वास्तव में इसे शांत कर सकता था, तो यह उसके सच्चे कौशल को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा, एक पशु प्रशिक्षक वह था जिसके साथ फ्लडिंग लेक टाइगर परिवार को भी एक अच्छा रिश्ता बनाने की जरूरत थी। सामान्य आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता था। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और धीरे धीरे 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी की ओर चला गया। 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और लपटों की दीवार उठ गई, मानो नकुल शॉ को दिखावा कर रही हो। व्यवहार करो, व्यवहार करो। नकुल शॉ मुस्कुराया और एक उंगली बाहर निकाली और उसे गोल घुमाया। उसी क्षण वह धीरे धीरे 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी की ओर चला गया। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली भी नकुल शॉ के कंधे पर दिखाई दी और 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी की ओर अपने दांत दिखाए। बाद वाला अकड़ गया और हिला नहीं। नकुल शॉ की उंगली जो घेरे बना रही थी, उसमें एक रहस्यमय शक्ति शामिल थी जो लोगों को शांत कर सकती थी। छोटी चोर बिल्ली के कार्यों का भी कुछ प्रभाव पड़ा। इंसान और बिल्ली 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी के सामने सुरक्षित रूप से पहुंचे। व्यवहार करो, व्यवहार करो। नकुल शॉ ने बाहर हाथ बढ़ाया और 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी के सिर को थपथपाया। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को दंग कर दिया। 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी के सामने नकुल शॉ की आकृति उसकी तुलना में एक बौने जैसी थी, लेकिन उसने पक्षी को शांत करने के लिए इतनी सरल रणनीति का इस्तेमाल किया था और बाद वाला बेहद शांत था। आशीष चौंक गया और उसने तुरंत सीटी बजाई, लेकिन 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी ने केवल थोड़ा काम दिया और कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। इस समय नकुल शॉ पक्षी के ऊपर खड़ा हो गया था। मेरी अनुमति के बिना कोई भी कभी भी छोटी लाल लपटों की पीठ पर सुरक्षित रूप से खड़ा नहीं हो सकता। केवल पशु प्रशिक्षक ही शायद ऐसा कर सकते हैं। जब नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली दोनों 2 सिर वाले धधकते क्रोध पक्षी के ऊपर खड़े हुए, तो आशीष ने पाया कि उसकी छोटी लाल लपटें कांप रही थीं। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने नकुल शॉ की कार्रवाई की नकल की, अपने पंजे को छोटी लाल लपटों के सिर पर थपथपाया, मानो कह रही हो, व्यवहार करो। आशीष, चाचा दया और साथियों के सभी भाव उज्ज्वल थे। यह विशेष रूप से आशीष के लिए था क्योंकि उसका चेहरा हिल गया था। उसकी छोटी लाल लपटों का स्वभाव उग्र था और उसे कभी इतना अपमानित नहीं किया गया था। वह छोटी बिल्ली छोटी लाल लपटों के साथ खेलने की हिम्मत कर रही थी। हालांकि आशीष थोड़ा गुस्से में था, फिर भी वह विनम्र था। मास्टर नकुल वास्तव में जानवरों के साथ बातचीत करने में सक्षम हैं। जब मैं परिवार में वापस आऊंगा तो यह व्यक्ति तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। नकुल शॉ ने एक सच्चे पशु प्रशिक्षक की तरह हल्के से सिर हिलाया। वह जितना अधिक इस तरीके से काम करता था, आशीष और साथियों को उतना ही अधिक सावधान रहना पड़ता था। फ्लडिंग लेक टाइगर परिवार के लिए भी एक पशु प्रशिक्षक को ढूंढना आसान नहीं था। इसके बाद आशीष के नेतृत्व में सभी आसानी से गुजर गए और नकुल शॉ को अपने आसमानी तीव्र निगल को ले जाने से किसी ने नहीं रोका। जब उसकी पशु प्रशिक्षक की उपाधि को मान्यता मिली, तो वह इस विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता था।
पशु प्रशिक्षक न केवल अपने पालतू जानवरों को नियंत्रित कर सकते थे, बल्कि आसपास के अन्य लोगों के पालतू जानवर भी असामान्य रूप से शांत रहेंगे। जल्द ही नकुल शॉ और साथी मेहमानों के रूप में फ्लिडिंग लेक टाइगर परिवार में प्रवेश कर गए। नकुल शॉ के कारण चाचा दया और साथियों को बेहतर उपचार मिला। फ्लिडिंग लेक टाइगर परिवार ने नकुल शॉ की सेवा के लिए सच्ची आत्मा क्षेत्र में एक बुजुर्ग को भी भेजा था। इस बुजुर्ग ने नकुल शॉ का अभिवादन किया और नकुल शॉ को प्रथम श्रेणी का उपचार देने का वादा किया। प्रथम श्रेणी का उपचार लगभग वह उपचार था जो यशस्वी बुजुर्गों को मिलता था। यशस्वी बुजुर्गों को आमतौर पर इस प्रथम श्रेणी के उपचार को प्राप्त करने के लिए सच्चे आत्मा क्षेत्र में होना जरूरी था। क्या तुम मुझे विचार करने के लिए कुछ समय दे सकते हो? नकुल शॉ ने हल्के से सिर हिलाया लेकिन तुरंत सहमत नहीं हुआ। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी अपने गुरु का मिशन पूरा करना था। उसे ये भी याद था कि जब उन्हें पत्र प्राप्त होगा तो वह व्यक्ति उन्हें संगठित करने में मदद करेगा। लेकिन अगर प्रथम बुजुर्ग को पता चलता कि नकुल शॉ में छत्री महान देश के एक प्रमुख परिवार के प्रथम श्रेणी के अतिथि बनने की क्षमता है, तो वह शायद उसे तुरंत सहमत होने और कोई पत्र न भेजने के लिए कहते। प्रथम बुजुर्ग का इरादा नकुल शॉ को छत्री महान देश में बसाना था और वह पत्र सिर्फ एक कनेक्शन था। हालांकि प्रथम श्रेणी का अतिथि बनने पर मुख्य शिष्यों की तुलना में भी बेहतर उपचार मिलता था। नकुल शॉ को कनेक्शन की भी जरूरत नहीं थी। उसके नकली पशु प्रशिक्षक की उपाधि के स्वागत ने उम्मीदों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। ये कुछ ऐसा था जिस पर नकुल शॉ को विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जाहिर है नकुल शॉ अपने गुरु के सच्चे इरादों को नहीं जानता था और उसके पास केवल सच्चे मालिक को पत्र भेजने का विचार था। यह एक फ्लडिंग टाइगर टोकन है। इसके साथ भाई नकुल बिना किसी प्रतिबंध के फ्लडिंग लेक टाइगर परिवार के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। सच्ची आत्मा क्षेत्र में बुजुर्ग आश्चर्यचकित या नाखुश नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने नकुल शॉ को एक टोकन दिया, फ्लडिंग टाइगर टोकन। चाचा दया खुद को एक ईर्ष्यालु रूप दिखाने से रोक नहीं पाए। छत्री महान देश में पशु प्रशिक्षक बहुत दुर्लभ थे और वे ऐसे व्यवसाय थे जिनके लिए ताकतें लड़ती थीं। ये फ्लडिंग टाइगर टोकन नकुल शॉ की कुलीन अतिथि पहचान का प्रतिनिधित्व करता था। इस टोकन के साथ नकुल शॉ के फ्लडिंग लेक क्षेत्र में कार्य बहुत आसान होंगे। केवल जब नकुल शॉ की चर्चा समाप्त हो गई तब चाचा दया और साथियों की बारी आई। तुम दोनों यहाँ आओ और अपनी प्रतिभा का परीक्षण करो। बुजुर्ग ने अंशिका और अनुज को हल्के से स्कैन किया और उदासीनता से कहा, अंशिका, जाओ। चाचा दया उम्मीद और घबराहट से भरे थे। सच्ची आत्मा क्षेत्र के बुजुर्ग ने कोई परीक्षण आइटम नहीं निकाला। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंशिका की नब्ज महसूस की। रक्तरेखा उत्तराधिकार, ये हमारे टाइगर परिवार के पूर्वज की रक्तरेखा है। बुजुर्ग चिल्लाए। अंशिका की त्वचा पर एक हल्का हरा रंग का खून दिखाई दिया, जैसे पन्ना। रक्तरेखाएं छत्री महान देश में भी दुर्लभ थीं। इसके अलावा अंशिका की रक्तरेखा टाइगर परिवार के पूर्वजों की थी। इसने टाइगर परिवार के उच्च सोपानों को परेशान कर दिया। अंशिका और अनुज फ्लडिंग लेक टाइगर परिवार में प्रवेश करने में सफल रहे थे और उनके पास काप से मछली में बदलने का अवसर था। इस दृश्य को देखते हुए नकुल शॉ को याद आया जब वह और अरुणा शॉ परिवार में प्रवेश किए थे। उस रात नकुल शॉ टाइगर परिवार के भीतर एक अतिथि कक्ष में रुके। आशीष ने नकुल शॉ को जानकारी की सूची के बाद एक पुस्तिका भी सौंप दी। पुस्तिका पर सभी नाम माधुरी थे। नकुल शॉ खुद को आशीष की दक्षता दर की प्रशंसा करने से रोक नहीं पाया। ओह हाँ, मैं मास्टर नकुल को यह बताना भूल गया कि फ्लिडिंग लेक सिटी लॉर्ड की बेटी का नाम भी माधुरी है। आशीष ने कुछ समय के लिए हिचकिचाने के बाद कहा। ओह, नकुल शॉ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक ही नाम के बहुत ज्यादा लोग थे। मुख्य बात यह है कि यह माधुरी स्पर्धा के माध्यम से एक पति की तलाश कर रही है। आशीष ने जारी रखा क्योंकि उसके सिर पर पसीना आ गया। अध्याय 257, फ्लिडिंग लेक सिटी लॉर्ड। स्पर्धा के माध्यम से एक पति ढूंढना। नकुल शॉ खुद को निःशब्द होकर सिर हिलाने से रोक नहीं पाया। छत्री महान देश बहुत बड़ा था और माधुरी नाम के लोगों की संख्या कम नहीं थी। ये सिर्फ एक संयोग था कि माधुरी नाम की एक व्यक्ति स्पर्धा के माध्यम से एक पति ढूंढ रही थी। सिटी लॉर्ड की बेटी की उम्र कितनी है और उसकी खेती कैसी है? हालांकि नकुल शॉ ने सोचा कि उसके द्वारा ढूंढे जा रहे व्यक्ति होने की संभावना कम थी, फिर भी उसने आश्वासन के लिए पूछा। तर्क के अनुसार प्राप्तकर्ता की खेती और उम्र प्रथम बुजुर्ग के समान होगी। लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं था। एक बार जब कोई सच्ची आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उनकी उम्र की गणना नहीं की जा सकती।
100 साल से अधिक के लोग 20 या उसके आसपास के दिख सकते थे। साथ ही ऐसे प्रतिभाशाली भी थे जो 20 साल की उम्र में सच्ची आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जब तक कोई सच्ची आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करता है, उम्र की परवाह किए बिना वे एक ही स्तर के लोग बन जाएंगे जिनके पास एक दूसरे को जानने की संभावना थी। इसलिए इसने नकुल शॉ को सूची में 2 प्रतिबंधों के साथ छोड़ दिया। 1. उस व्यक्ति की खेती प्रथम बुजुर्ग की खेती से बहुत दूर नहीं थी। कम से कम यह उनसे बहुत कम नहीं थी। 2. उनकी उम्र बहुत दूर नहीं होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई छूट न जाए, उन्हें 20 से अधिक होना था। कुछ और आवश्यकताएं भी थीं, जैसे यात्रा के शौक। छत्री महान देश से 13 देशों तक की दूरी बहुत दूर थी और केवल वे ही जो यात्रा करना पसंद करते थे, एक महान देश को छोड़कर 13 देशों जैसी निम्न जगह पर जाते थे। सिटी लॉर्ड की बेटी बेहद रहस्यमय है और अपना अधिकांश समय यात्रा में बिताना पसंद करती है। उसकी खेती अर्धचरम आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गई होगी। वह बहुत बूढ़ी नहीं है, शायद 20 से छोटी है। जहां तक उसके दिखने की बात है, कुछ कहते हैं कि वह एक सुंदरी है जबकि अन्य कहते हैं कि वह भयंकर है। आशीष ने अनिश्चित रूप से कहा, फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड भी टाइगर परिवार से हैं। ऐसा क्यों है कि तुम्हें उसकी उम्र या रूप भी नहीं पता? नकुल शॉ को लगा कि यह असामान्य था। उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यह माधुरी वह व्यक्ति हो सकती थी जिसे वह ढूंढ रहा था। आशीष ने कड़वाहट से मुस्कुराया, न केवल सिटी लॉर्ड की बेटी रहस्यमय है, बल्कि उसकी माँ भी रहस्य में ढकी हुई है। उसने और सिटी लॉर्ड ने गायब होने से पहले केवल थोड़े समय के लिए एक साथ समय बिताया था। हालांकि सिटी लॉर्ड अभी भी उसे नहीं भूले हैं, तब से कभी शादी न करने का फैसला किया। नकुल शॉ की भौहें तन गईं। सिटी लॉर्ड की बेटी बहुत अति रहस्यमय थी। उसके बारे में जानकारी बिल्कुल सटीक नहीं थी। मंगेतर का फैसला करने के लिए लड़ाई केवल कुछ ही दिनों में है। अगर मास्टर नकुल इच्छुक हैं तो तुम भी प्रवेश कर सकते हो। जब तक किसी की उम्र 25 से अधिक नहीं होती है और उसमें उसे हराने की क्षमता होती है, वे सिटी लॉर्ड के दामाद बन सकते हैं। आशीष ने एक जांचने वाले लहजे में कहा। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। मंगेतर का फैसला करने के लिए लड़ाई। वह जरा भी इच्छुक नहीं था। हालांकि उसने इस लड़की से मिलने के बारे में सोचा था। आखिरकार वह अभी भी सूची में थी और उसे खारिज नहीं किया जा सकता था। अगला, नकुल शॉ ने पुस्तिका को पढ़ा। पुस्तिका पर हर व्यक्ति का नाम माधुरी था और वे किशोरों से लेकर 100 साल से अधिक उम्र के थे। ये सभी लोग टाइगर परिवार से आए थे, लेकिन जीवन में सभी अलग अलग रास्तों पर चले थे। प्रतिबंधों के तहत नकुल शॉ ने सूची का निरीक्षण करना शुरू कर दिया और केवल 10 ही बचे जो आवश्यकताओं के अनुरूप थे। इन 10 में से केवल 2 सच्ची आत्मा क्षेत्र तक पहुंचे थे और अन्य सभी अर्धचरम आत्मा क्षेत्र में थे। ये 2 वास्तव में असामान्य हैं। एक किन तलवार पैलेस का एक बुजुर्ग है और दूसरा एक महारानी है। नकुल शॉ खुद को एक ठंडी सांस लेने से रोक नहीं पाया। एक सम्राट, 3 संप्रदाय, 4 परिवार। किन तलवार पैलेस का बुजुर्ग और महारानी दोनों 8 महान ताकतों में से एक से थे। इसके अलावा उनकी उम्र और खेती सभी आवश्यकताओं के अनुरूप थी। हुटिल्ड, नकुल शॉ ने अपनी कनपटियों की मालिश की और एक सांस छोड़ी। उसके मिशन को आखिरकार अपना रास्ता मिल गया था। किन तलवार पैलेस की देवी माधुरी और महारानी माधुरी के अलावा दूसरों को देखना इतना मुश्किल नहीं था। नकुल शॉ ने सूची और जानकारी को अपने दिमाग में रिकॉर्ड किया और आराम करने चला गया। 13 देशों से छत्री महान देश तक की यात्रा में उसकी खेती ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसकी नींव बेहद स्थिर थी। 7वें आकाश के अंतिम चरण तक पहुंचना बेहद मुश्किल था और हर कदम पर अनगिनत प्रयास और कीमत की आवश्यकता थी। गठबंधन भोज में वापस नकुल शॉ को सामान्य परिस्थितियों में 7वें आकाश तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 साल लगते अगर उसने झड़ने वाली आध्यात्मिक गोली नहीं खाई होती। भूत चिन्ह गोस्ट मार्क को तोड़ने के बाद नकुल शॉ की खेती 6ठे आकाश तक गिर गई थी, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। अब नकुल शॉ एक महान देश की पवित्र खेती की भूमि तक पहुंच गया था। स्वर्ग, पृथ्वी, युआन, क्यूई और संसाधन कहीं बेहतर थे और इस प्रकार उसकी खेती की गति निश्चित रूप से 13 देशों से अधिक होगी। रात भर चुपचाप खेती करने के बाद दूसरा दिन, नकुल शॉ सबसे पहले चाचा दया और साथियों का अभिवादन करने गया। चाचा दया ने एक लाल चेहरा पहने हुए प्रस्थान करना शुरू कर दिया। आखिरकार उनके शाखा परिवार से एक प्रतिभाशाली था। अंशिका अभी भी छोटी चोर बिल्ली में डूबी हुई थी और उसके साथ खेलती रही। ये बूढ़ा जल्द ही जा रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि मास्टर नकुल अंशिका और अनुज की देखभाल कर सकते हैं। चाचा दया ने जाने से पहले नकुल शॉ को एक हल्का चांदी का बैग सौंपा। यह
नकुल शॉ थोड़ा हैरान था। यह एक आध्यात्मिक पालतू बैग था जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख निम्न श्रेणी के आदिम स्फटिक पत्थर थी। ये सिर्फ थोड़ा कृतज्ञता है, यह ज्यादा नहीं है। चाचा दया मुस्कुराए। हालांकि 1 लाख निम्न श्रेणी के आदिम स्फटिक पत्थर एक बड़ी राशि थी, यह एक परिवार के लिए ज्यादा नहीं थी। चाचा दया ने गणना की थी कि नकुल शॉ को एक आध्यात्मिक पालतू बैग की तत्काल आवश्यकता थी क्योंकि उसके आसमानी तीव्र निगल के साथ परेशानी होगी। धन्यवाद चाचा दया। नकुल शॉ ने आध्यात्मिक पालतू बैग स्वीकार कर लिया। वह वर्तमान में एक आध्यात्मिक पालतू बैग नहीं खरीद सकता था। जब उसने नकुल शॉ को बैग स्वीकार करते देखा तो चाचा दया चले गए। पशु प्रशिक्षकों का हर जगह स्वागत था और वे ऐसे लोग थे जिनके लिए परिवार और गुट लड़ते थे। अगर नकुल शॉ फ्लडिंग लेक सिटी में रुका तो उसे निश्चित रूप से टाइगर परिवार के अतिथि के रूप में माना जाएगा और वह अंशिका और अनुज की देखभाल कर पाएगा। नकुल शॉ ने इस आध्यात्मिक पालतू बैग का निरीक्षण करते हुए चाचा दया के इरादे को समझा। आध्यात्मिक पालतू बैग जानवरों को अंदर जमा कर सकते थे और ऐसा एक उच्च कुशल सरणी का उपयोग करके किया जाता था। अंतरिक्षगत कंगन, इंटरस्पेशल ब्रेसलेट और आध्यात्मिक पालतू बैग के बीच अंतर यह था कि बाद वाला जीवित वस्तुओं को जमा कर सकता था और बाहर की युआन क्यूई के साथ कुछ बातचीत करता था। लेकिन नुकसान भी स्पष्ट था, क्योंकि आध्यात्मिक पालतू बैग के भीतर का आयाम बड़ा था, ये स्थिर नहीं था और आमतौर पर केवल 10 साल तक ही इस्तेमाल किया जा सकता था। नकुल शॉ के अंतरिक्षगत कंगन में अंदर केवल 1 घन मीटर जगह थी, लेकिन आयाम बेहद स्थिर था। इसका उपयोग ढहने के बिना सैकड़ों साल या यहाँ तक कि हजारों सालों तक किया जा सकता था। जहाँ तक छोटी चोर बिल्ली का अंतरिक्षगत कंगन के अंदर इतने लंबे समय तक रहना और अपनी मर्जी से उसमें प्रवेश करना और बाहर निकलना कैसे संभव था, नकुल शॉ को नहीं पता था क्यों। चूंकि अब उसके पास एक आध्यात्मिक पालतू बैग था, नकुल शॉ ने आसमानी तीव्र निगल को अंदर रखा और छोटी चोर बिल्ली ने भी घर बदल लिया। कुछ आदिम स्फटिक पत्थर और रंगीन पत्थरों को लाने के अलावा छोटी चोर बिल्ली ने शराब की सुराही ले रखी थी जो उससे भी बड़ी थी। ये 100 कब्रों के निषिद्ध मैदान 100 ग्राव्स फॉरबिडन ग्राउंड से लिया गया था और खुद ही शराब बना सकता था। चूंकि नकुल शॉ ज्यादा नहीं पीता था, ये सब छोटी चोर बिल्ली के पास चला गया। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली उत्तेजित होकर आध्यात्मिक पालतू बैग में कूदने से पहले नकुल शॉ के चेहरे से लिपट गई। आध्यात्मिक पालतू बैग का त्रिज्या 10 गज था। आसमानी तीव्र निगल और छोटी चोर बिल्ली अच्छी तरह से घुल मिल गए, लेकिन पूर्वबाद वाले से भयभीत लग रहा था। पालतू जानवरों के बसने के बाद नकुल शॉ अकेले बाहर चला गया। उसके हाथों में फ्लडिंग टाइगर टोकन के साथ टाइगर परिवार के क्षेत्र के अंदर उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक अतिथि के रूप में नकुल शॉ के कार्यों ने तुरंत टाइगर परिवार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उसे चारों ओर घुमाने के लिए लोगों को भेजा और गुप्त रूप से उसकी रक्षा के लिए गार्डों को भेजा। उपचार और देखभाल उत्तम थी। नकुल शॉ खुद को आह भरने से रोक नहीं पाया। अगर उसे वह पत्र नहीं भेजना होता तो वह कुछ समय के लिए फ्लडिंग लेक सिटी में रहने में कोई दिक्कत नहीं मानता। मास्टर नकुल, क्या तुम मंगेतर की लड़ाई में भाग लेने जा रहे हो? रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति आशीष था। बाद वाला नकुल शॉ के इरादे को जानता था। युवा मालकिन का नाम माधुरी था और वह बेहद रहस्यमय थी। नकुल शॉ निश्चित रूप से उस पर केंद्रित था। भाग नहीं ले रहा हूं, केवल देख रहा हूं। नकुल शॉ कुछ हद तक निःशब्द था। आशीष मुस्कुराया और नहीं बोला क्योंकि उसने रास्ता दिखाया। लगभग चाय बनाने में लगने वाले आधे समय तक सिटी लॉर्ड के मैंशन के सामने एक मंच था जिसमें एक लाल सोने की सरनी 100 से 200 गज के क्षेत्र में फैली हुई थी। मंच के बगल में लोगों के पहाड़ थे जो चिल्ला रहे थे और जयकार कर रहे थे। मंगेतर के लिए लड़ने के लिए कुल 7 दिन हैं और यह अंतिम दिन है। पूरे फ्लडिंग लेक सिटी में कोई भी पुरुष उसका मुकाबला नहीं है। युवा मालकिन माधुरी वास्तव में महान है। कुल मिलाकर लगभग कोई भी 3 चालों को रोकने में सक्षम नहीं है। सिटी लॉर्ड के मैंशन के सामने चर्चाएं चल रही थीं। इस समय सिटी लॉर्ड की रहस्यमय बेटी मंच पर एक सफ़ेद पोशाक में ढकी खड़ी थी। वह एक देवी माधुरी की तरह थी। सिर्फ उसकी आकृति ने ही सभी को अनगिनत विचार दिए। उसने एक हिजाब पहना था जिसमें केवल उसकी पानीदार आंखें ही दिखाई दे रही थीं और भीड़ को एक शांत और स्थिर एहसास दे रही थी। हालांकि वे उसका रूप नहीं देख सकते थे, उसकी आभा ने ही भीड़ के दिलों को धड़का दिया। अकेले आभा के मामले में नकुल शॉ की कोई भी ज्ञात महिला इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। सहज रूप से नकुल शॉ ने उसके चेहरे को देखने के लिए अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया। हालांकि उसने अपनी रक्तरेखा शक्ति नहीं खोली थी, फिर भी यह एक छोटे से हिस्से में प्रवेश कर सकती थी।
लेकिन जिस चीज़ ने नकुल शॉ को चौंका दिया वह ये थी कि सिटी लॉर्ड की बेटी ने जो हिजाब पहना था उसमें एक रहस्यमय शक्ति थी जिसने उसकी क्षमताओं को विफल कर दिया। इसके अलावा माधुरी को कुछ महसूस हुआ लगता था। नकुल शॉ ने कितनी भी तेजी से प्रतिक्रिया की हो, सिटी लॉर्ड की बेटी की आंखें अभी भी उस पर टिकी थीं। आखिरकार नकुल शॉ का एक आंखों वाला आसमानी बालों वाला रूप बेहद उत्कृष्ट था। चूंकि आशीष रास्ता दिखा रहा था, नकुल शॉ तुरंत सिटी लॉर्ड के किनारे दर्शकों के मंच पर सीधे चला गया। ये व्यक्ति चाचा दया का अभिवादन करता है। आशीष टाइगर परिवार के प्रमुख का सौतेला बेटा था और उसने सिटी लॉर्ड का अभिवादन किया जबकि नकुल शॉ का परिचय कराया। सिटी लॉर्ड ने हल्के से सिर हिलाया और नकुल शॉ की ओर देखा। बाद वाले ने तुरंत महसूस किया कि माउंट ताई के तुलनीय एक दबाव उस पर टूट पड़ा। सिटी लॉर्ड की एक आकस्मिक नज़र ने लगभग उसकी सच्ची शक्ति को चूर चूर कर दिया था। इस फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड ने कम से कम सच्चे रहस्य क्षेत्र ट्रू मिस्टिक रेल्म तक पहुंच गया है या शायद इससे भी अधिक। ये निश्चित है कि 13 देशों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं है। नकुल शॉ ने गहरी सांस ली और शांति से सिटी लॉर्ड की ओर झुका। सिटी लॉर्ड के चेहरे पर प्रशंसा लिखी थी। नश्वर कहते हैं कि युवाओं के माध्यम से नायक आते हैं। ऐसे युवा पशु प्रशिक्षक वास्तव में दुर्लभ हैं। नकुल शॉ केवल सम्मानपूर्वक जवाब दे सका। उसे यकीन था कि सिटी लॉर्ड ने देखा था कि उसकी मानसिक ऊर्जा का स्रोत दूसरों की तुलना में कहीं अधिक था और यहाँ तक कि उसकी रक्तरेखा शक्ति का भी पता चला होगा। हे, तुम निश्चित रूप से मंगेतर की लड़ाई के लिए यहाँ हो, है ना? फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड मुस्कान से भरा हुआ था। नकुल शॉ तुरंत हिचकिचाया और लगभग गिर पड़ा। अध्याय 258 दुल्हन 1 उद्धरण चिन्ह ... तुम निश्चित रूप से मंगेतर की लड़ाई के लिए यहाँ हो, है ना? फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड मुस्कान से भरा हुआ था जिसने नकुल शॉ के दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। जिस चीज से वह डरता था वही हुआ। वर्तमान में सिटी लॉर्ड निश्चित था कि नकुल शॉ मंगेतर की लड़ाई में भाग लेने के लिए यहाँ था, लेकिन अगर नकुल शॉ ने अस्वीकार कर दिया तो ये सबके सामने सिटी लॉर्ड का अनादर करना होगा। फ्लडिंग लेक टाइगर परिवार में सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था और उसने टाइगर परिवार के प्रमुख को भी पार कर लिया था। सिटी लॉर्ड आमतौर पर टाइगर परिवार का एक विशेषज्ञ होता था जिसके पास इस क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता होती थी। आखिरकार फ्लडिंग लेक क्षेत्र में कई ताकतें थीं जिनमें 2 ताकतें टाइगर परिवार से ठीक नीचे थीं। हे, चाचा दया की आंखें वास्तव में तेज हैं। भाई नकुल वास्तव में इच्छुक है। आशीष ने अपनी आंखों से नकुल शॉ को इशारा किया। इतने बड़े अवसर पर सिटी लॉर्ड को कोई चेहरा नहीं दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा करने का मतलब था पूरे फ्लडिंग लेक टाइगर परिवार को नाराज करना। नकुल शॉ ने अपने दिल में कोसा। उसे लगा कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन इस क्षण वह केवल हल्के से सिर हिला सकता था। मैं वास्तव में थोड़ा इच्छुक हूं, लेकिन मैं बस ये देखना चाहता था कि वह कैसी दिखती है। जहां तक लड़ाई की बात है, ये कनिष्ठ भाग लेने की हिम्मत नहीं करता। उसने ये कहकर सिटी लॉर्ड को सम्मान दिया कि वह बस उसके रूप को देखना चाहता था। इसके अलावा उसका अंतिम वाक्य उसे एक कदम पीछे ले गया। मुझे लगा कि हम मिलते ही एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। यह आखिरी दिन है, तुम बाद में लड़ने जा रहे हो, ठीक है? सिटी लॉर्ड मुस्कुराया और पूछा। ये सुनकर नकुल शॉ लगभग बेहोश हो गया। ये फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड उसे क्यों नहीं जाने दे रहा है? आशीष अपने दिल में हंसा और नकुल शॉ को दर्शकों के स्टैंड में ले गया। दर्शकों के स्टैंड में नकुल शॉ का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था और दूसरी तरफ फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड के होंठों पर एक चंचल मुस्कान थी। इतनी कम उम्र में एक पशु प्रशिक्षक बनने और मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत होने के साथ साथ एक प्राचीन रक्तरेखा की आभा जो हमारे टाइगर परिवार से भी मजबूत है। मैं ऐसे प्रतिभाशाली को कैसे जाने दे सकता हूँ? बस यही था। जब से उसने नकुल शॉ को देखा था, सिटी लॉर्ड ने उसकी क्षमता की खोज कर ली थी। सिटी लॉर्ड की खेती अमाप थी और उसके पास खुद एक रक्तरेखा थी, इसलिए वह नकुल शॉ की रक्तरेखा को बाद वाले को पता चले बिना महसूस कर सकता था। छत्री महान देश में लगभग हर बड़े परिवार में रक्तरेखाएं थीं और इन रक्तरेखाओं को संरक्षित करने के लिए अधिकांश रक्तरेखा वाले लोगों को चुनते थे। रक्तरेखा वाले लोग कुलीन थे जो अपनी रक्तरेखा के कारण सामान्य लोगों से आगे निकल जाते थे, और कुलीन जाहिर तौर पर कुलीनों से शादी करते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रक्तरेखा का उत्तराधिकार था और इतनी कम उम्र में मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत था। सिटी लॉर्ड की आंखें इस पशु प्रशिक्षक पर टिकी थीं। बेचारा नकुल शॉ दर्शकों के स्टैंड में बैठे हुए बेहद हताश था। अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वह लगभग समझ गया था कि क्यों
ये फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड मुझे अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा होगा, है ना? नकुल शॉ ने अपने दिल में सोचा, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए इस योजना के लिए एक योजना क्यों न बनाई जाए। उसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि सिटी लॉर्ड की बेटी वह व्यक्ति थी जिसे वह ढूंढ रहा था या नहीं, और नकुल शॉ की छठे आकाश की खेती के साथ वह शायद उसका मुकाबला नहीं होगा। अगर वह हार गया तो उसके पास भविष्य का पति बनने का कोई मौका नहीं होगा। यहाँ तक सोचते ही नकुल शॉ को बेहतर महसूस हुआ। ठीक इसी समय लाल बालों वाला एक भारी भरकम पुरुष मंच पर कदम रखा। उसकी बाहों पर लाल रेखाएं दिखाई दीं। यह अधिकारी परिवार का दिवाकर अधिकारी है। आशीष भारी भरकम आदमी को घूरते हुए थोड़ा हिल गया। नकुल शॉ की बाईं आंख दिवाकर अधिकारी की बाहों पर टिकी हुई थी और उसने महसूस किया कि लाल रेखाएं टैटू नहीं थीं बल्कि रक्तरेखा शक्ति से आई थीं। दिवाकर अधिकारी फ्लडिंग लेक सिटी के 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक है और 3 बड़ी ताकतों में से एक अधिकारी परिवार से आता है। यहाँ तक कि अधिकारी परिवार के लोग भी आ रहे हैं। मंच के नीचे की भीड़ ने चर्चा की। आज 7वां और अंतिम दिन था। कम लोग ऊपर जा रहे थे लेकिन हर कोई पिछले वाले से मजबूत था। दिवाकर अधिकारी एक शक्तिशाली युवक था। उसकी अर्धचरम आत्मा की QE 60% तक पहुंच गई है और उसके पास एक रक्तरेखा उत्तराधिकार है। नकुल शॉ इस व्यक्ति की ताकत को सटीक रूप से माप नहीं सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह पूरी कोशिश भी करता है तो जीतने की संभावना कम थी। दिवाकर अधिकारी मंच पर खड़ा था और उसके लाल बाल आग की तरह थे। उसी समय उसकी बाहों पर लाल रेखाएं चमक उठीं। हुटिल्ड। दिवाकर अधिकारी की आभा एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फट गई और जलती हुई गर्मी ने नीचे के दर्शकों के मुंह सुखा दिए। क्षमा करें। दिवाकर अधिकारी का शरीर लाल रोशनी में डूबा हुआ था और एक जलते हुए विशाल की तरह उसने माधुरी की ओर चार्ज किया जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। माधुरी की आंखें अभी भी शांत थीं और उसके हाथ में एक ज़ेड बालों का ब्रश दिखाई दिया। ज़ेड बालों का ब्रश। नकुल शॉ के दिल की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि उसे प्रथम बुजुर्ग द्वारा दिए गए ज़ेड बालों के ब्रश के आधे हिस्से की याद आई। उसकी आंखों के सामने ज़ेड बालों के ब्रश में एक अद्वितीय आभा थी और एक हरी चमक दिखाई दी। शू। हवा में अलग अलग आकृतियों में हरे रंग की लकीरें दिखाई दीं। सीधी रेखाएं, घुमावदार वृत्त। इनमें से प्रत्येक रोशनी में 7वें आकाश के तुलनीय शक्ति थी और एक सामान्य शहर की दीवारों को तुरंत कुचल सकती थी। इनमें से प्रत्येक लकीर की शक्ति सपना के तलवार इरादे के बीज के बराबर है और वे सभी एक साथ आती हैं। नकुल शॉ का दिल हिल गया। माधुरी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपने भविष्य के पति के लिए लड़ने का साहस किया। इस पीढ़ी में और अकेले फ्लडिंग लेक क्षेत्र में उसके बराबर किसी को ढूंढना मुश्किल था। हालांकि दिवाकर अधिकारी की ताकत को भी कम नहीं आंका जा सकता था। उसकी जलती हुई आभा बाहर की ओर फैली और वास्तव में माधुरी के हमले को सिर पर रोक दिया। कम समय में माधुरी को फायदा हुआ लेकिन दिवाकर अधिकारी हारने वाले सिरे पर नहीं था। क्या ये छत्री महान देश के प्रतिभाशाली लोगों के बीच का टकराव है? नकुल शॉ दंग रह गया। अकेले दिवाकर अधिकारी ही 13 देशों के सभी प्रतिभाशाली लोगों को बहा ले जाने में सक्षम था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए फ्लडिंग लेक क्षेत्र की खेती की प्रगति 13 देशों से कहीं अधिक थी। अकेले फ्लडिंग लेक टाइगर परिवार की ताकत ही 13 कुलों को अकेले कुचल सकती थी और यहाँ अन्य 2 ताकतें थीं जिनमें असंख्य कुल और परिवार थे। 1 दर्जन से अधिक चालों का आदान प्रदान करने के बाद उसके हाथ में ज़ेड बालों का ब्रश लहराया। श्वा। तुरंत रोशनी की एक और लंबी हरी लकीर दिखाई दी और उसके किनारे एक रहस्यमय चांदी की रोशनी में ढके हुए थे। एक पेंक के साथ दिवाकर अधिकारी को एक अमाप शक्ति से उड़ते हुए भेजा गया और उसके कंधे पर एक खूनी घाव छूट गया। ये किस तरह की शक्ति है जो इतनी आसानी से मेरे ज्वलंत ड्रैगन सुरक्षात्मक शरीर को तोड़ने में सक्षम है? दिवाकर अधिकारी ने एक पीले चेहरे के साथ खुद को जमीन से खींचा। हालांकि वह फ्लडिंग लेक सिटी के 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, वह सिटी लॉर्ड की बेटी का मुकाबला नहीं था। शुरुआत से लेकर अब तक किसी को उसकी असली ताकत नहीं पता थी क्योंकि वह कभी दिखाई नहीं दी थी। केवल हाल ही में जब सिटी लॉर्ड ने अपनी बेटी की शादी की मेजबानी करनी चाहिए तो उन्हें पता चला कि एक प्रतिभाशाली दिखाई दिया था। दिवाकर अधिकारी के हारने के बाद कोई भी ऊपर नहीं गया। मंच के नीचे के पुरुषों के चेहरे लाल थे और उन्होंने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। फ्लडिंग लेक सिटी एक प्रमुख शहर था और एक ऐसी जगह थी जहां विशेषज्ञ बादलों जितने असंख्य थे। हालांकि इस क्षण युवा पीढ़ी के पुरुषों को एक महिला ने कुचल दिया था। भाई आशीष, तुम परिवार के प्रमुख के सौतेले बेटे हो, इसलिए तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है।
तुम चुनौती क्यों नहीं देते? नकुल शॉ ने उत्सुकता से आशीष की ओर देखा। आशीष ने कड़वाहट से मुस्कुराया, दिवाकर अधिकारी 10 प्रतिभाशाली लोगों में शीर्ष 3 में शुमार है और मैं उससे नीचे हूँ। मैं पहले ही कुछ दिन पहले माधुरी से हार चुका हूँ। नकुल शॉ समझा। आशीष परिवार के प्रमुख का सौतेला बेटा था और अगर वह सिटी लॉर्ड की बेटी से शादी करने में सक्षम होता तो वह आसानी से टाइगर परिवार के मूल में प्रवेश कर पाता। हालांकि सिटी लॉर्ड की बेटी बहुत भयानक थी, कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था। बेशक नकुल शॉ ने भी सोचा कि वह उसे नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि दिवाकर अधिकारी, जिसके पास रक्तरेखा शक्ति थी और अर्धचरम आत्मा क्षेत्र में था, हार गया था। नकुल शॉ अभी केवल छठे आकाश में था। अगले आधे दिन तक युवक कभी कभी चुनौती देने आते थे, लेकिन 1 या 2 चालों में हार जाते थे। झुके हुए युवकों को देखकर नकुल शॉ के हाथों में ठंडा पसीना आ गया। जो बात और भी क्रोधित करने वाली थी वह सिटी लॉर्ड की उसकी ओर मुस्कान थी। ये देखकर कि सूरज डूबने वाला था और लड़ाई समाप्त होने वाली थी। समाप्त? कृपया पहले ही समाप्त हो जाओ। नकुल शॉ को लगा जैसे ये दिन 1 साल लंबा था। वर्तमान स्थिति से भले ही वह वहां ऊपर चला गया, उसके जीतने का कोई मौका नहीं था। अंतिम चरण। स्पर्धा मंच असामान्य रूप से शांत था। सिटी लॉर्ड की बेटी माधुरी चुपचाप स्पर्धा मंच के कोने में खड़ी थी। उसे इस बार के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसका रवैया अच्छा था। फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड ने आह भरी। अचानक उसकी आंखें आसमानी बालों वाले युवक नकुल शॉ पर घूम गईं। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा मुझे पता था कि हम साथ हो जाएंगे। मुझे निराश मत करना। सिटी लॉर्ड के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। नकुल शॉ ने अपने दिल में कोसा, वह कौन था जो तुम्हारे साथ हो जाएगा? लेकिन भीड़ की निगाहों के नीचे वह सिटी लॉर्ड की इच्छाओं का विरोध नहीं कर सका। ठीक है, मैं उसकी ताकत को वैसे भी नहीं हरा सकता। मुझे बस ये जांचने की ज़रूरत है कि क्या वह वही है। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं और उसने माधुरी के हाथों में ज़ैड बालों के ब्रश पर अधिक ध्यान दिया। इस तथ्य के अलावा कि उसकी उम्र थोड़ी छोटी थी, उसकी खेती और शौक सभी आवश्यकताओं के अनुरूप थे। खासकर ज़ैड बालों का ब्रश। यह नकुल शॉ के पास वाले के समान था। भले ही यह माधुरी वह नहीं थी जिसे नकुल शॉ ढूंढ रहा था, फिर भी निश्चित रूप से कुछ संबंध होगा। भाई नकुल, जाओ और सिटी लॉर्ड की बेटी से शादी करो। ये कुछ ऐसा है जिससे अनगिनत लोग ईर्ष्या करते हैं। आशीष ने मजाक किया। नकुल शॉ लापरवाही से स्पर्धा मंच पर कूद गया। माधुरी की आंखों की जोड़ी रुचि के साथ नकुल शॉ पर टिकी। उसी समय एक उज्ज्वल आवाज सुनाई दी, यह एक युवा पशु प्रशिक्षक नकुल शॉ है। मास्टर नकुल केवल सिटी लॉर्ड की बेटी का रूप देखना चाहते हैं और विशेष रूप से भाग लेने आए हैं। नीचे की भीड़ तुरंत चर्चा में टूट गई। इतना युवा पशु प्रशिक्षक केवल उसका रूप देखने के लिए भाग ले रहा है। नकुल शॉ लगभग एक मुंह भर खून थूक देता। उसके सम्मानजनक शब्द जनता से कहे गए थे। इस क्षण माधुरी भी उसे एक अजीब तरीके से देख रही थी।